नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूएस बायोलॉजी 95 में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा 9 बायोलॉजी अध्याय 2 अध्याय 6 होगा। अध्याय 6 ऊतक टिश्यू, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 कई पार्टों में होगा ये। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऊतक क्या है। तो ऊतक समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाला कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। क्या कहा? समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाला कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। एक और देखें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब ऊतकों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना होगा। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कोशिका सेल के बारे में। ठीक है। तो कोशिका क्या थी? देखिए, कोशिका जीव की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए, अब जीव दो तरह के हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं, और कुछ होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब देखो, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सरल जीव होते हैं, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जटिल जीव होते हैं, जटिल जीव। ठीक है। अब देखना है कि जो सरल जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर ले लो, आप ले लो अमीबा को ले लिया। ठीक है। अमीबा इस तरह से मान लीजिए संरचना है, अमीबा है। ठीक है। अब एक कोशिकीय जीव है अमीबा। आप देखेंगे कि एक ही कोशिका में जीव की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी कि जीव की सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए श्वसन हो गया, श्वसन है। ठीक है। उत्सर्जन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, और इसी तरह से कहें तो प्रचलन है। ठीक है। ये बहुत सारी क्रियाएं जो हैं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। जैसे अमीबा को श्वसन करना है तो श्वसन के लिए इसमें कोई विशेषता नहीं होगी। ठीक है। श्वसन के लिए क्या है इसमें कि इनमें शरीर की सामान्य सतह, जो सतह है, श्वसन के लिए शरीर की सामान्य सतह
यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसी के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। जैसे कि अगर CO2 है तो शरीर में CO2 बनी, CO2 ये शरीर की सामान्य सतह यानी कि विसरण द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दी जाएगी, और अगर ऑक्सीजन को होना है तो भी इसी शरीर की सामान्य सतह यानी कि विसरण द्वारा ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तो श्वसन हो गया, यानी कि कोई विशेष अंग तो नहीं है। इसी तरह से उत्सर्जन है, उत्सर्जन भी शरीर की सामान्य सतह से ही होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रचलन, प्रचलन के लिए क्या है, इनमें कोई विशेष अंग नहीं होते, जैसे कोई पैर वगैरह नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, ये स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ठीक है, पादाब क्या कहते हैं इनको, पादाब कहते हैं। इनके द्वारा ये बनते और बिगड़ते हैं और ये गेंद की रेत पर लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सरल जीव अमीबा है एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका में वे सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं जो जीव के लिए जरूरी होती हैं, यानी कि जीव की जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंगक पाए जाते हैं। जैसे हमें आपको श्वसन करना है तो श्वसन के लिए देखो कुछ अंग विशेष हैं। ठीक है, तो जैसे नाक है, फेफड़े हैं। ठीक है, ये किस काम आते हैं, श्वसन के काम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं। इसके बाद अगर हमें पाचन, तो पाचन के लिए विशेष अंग शरीर में पाए जाते हैं। प्रचलन, प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं शरीर में। ठीक है, इसी तरह से और भी जो भी क्रियाएं हैं करने के लिए हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जबकि सरल जीवों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें कोशिकाएं श्रम विभाजन करती हैं। ठीक है, और श्रम विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। अब जो कोशिकाओं का समूह बनता है वो विशेष कार्य करने के लिए, यानी कि कोई विशेष कार्य करने के लिए अपना अपना कार्य बांट लेते हैं, विशेष कार्य करते हैं। यही तो लिखा है आपका कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको कैसे पहचानेंगे, ऊतकों को पहचाने कैसे। कैसे, मान लीजिए हमारे इस हाथ में ऊतकों को पहचानना हो, कैसे पहचानेंगे। देखो इस हाथ की क्या क्या विशेषताएं लिखती हैं। जैसे एक तो लिखा है यहाँ पर त्वचा, ठीक, एक लिखा मांसपेशी, मांसपेशी, एक लिखा रक्त नलिकाएं, नलिका लिखा, और लिखा अस्थि, हड्डियां। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। आपने देखा कि त्वचा, जो त्वचा होती है ये क्या करती है, हमारे शरीर में एक आवरण बनाती है। क्या बनाती है, एक आवरण बनाती है, और त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। त्वचा शरीर का आवरण बनाती है, वायु संपर्क में रहती है। ठीक है, बहुत सारे पदार्थों का आवागमन भी होता है कुछ जीवों में। तो आपने देखा कि त्वचा एक आवरण बना रही है, तो किसी न किसी की तो बनी होगी कोशिकाओं का समूह, और ऐसी कोशिकाओं का समूह जो त्वचा को बना रहा है वो फिर क्या कहलाएगा। तो देखो जो त्वचा का समूह होता है तो वो कहलाता है एपिडर्मिस, एपिथीलियम, एपिथीलियम, एपिथीलियम ऊतक। कौन सा ऊतक बनाता है, यानी कि त्वचा किस ऊतक की बनी होती है, एपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। अब इनका त्वचा का काम क्या होता है, त्वचा का काम होता है यानी कि क्या बनाना, आवरण।
और वो भी किस प्रकार का आवरण बनाती है हमारी त्वचा? तो हमारी त्वचा जो है वो बनाती है रक्षात्मक आवरण। कैसा बनाती है? रक्षात्मक आवरण। ठीक है, तो आवरण तो बनाती है, लेकिन कैसा? रक्षात्मक आवरण बनाती है। त्वचा एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है और आवरण बनाती है, रक्षात्मक आवरण बनाती है। ठीक है, दूसरा आता है मांसपेशी। तो देखिए मांसपेशी है, ये काय की बनी होती है? हमारे त्वचा के जस्ट नीचे क्या होती है? मांसपेशियां होती है। तो मांसपेशियां काय की बनी होती हैं? तो मांसपेशी जो होती है वो यानी कि विशेष प्रकार के ऊतक पेशीय ऊतक किसकी बनी होती है? मांसपेशी पेशी ऊतकों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेशी ऊतकों की। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है यानी कि मूव कराना। ठीक है, गति। ठीक है, अगर देखो हम अपने हाथ को घुमा पा रहे हैं, हिला डुला पा रहे हैं, तो किस वजह से? मांसपेशियों की वजह से, पेशियों की वजह से। ठीक है, अब आगे चल के आपको बहुत प्रकार की पेशियों को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ समझना है कि मांसपेशी क्या करती है? गति प्रदान करती है। ठीक है, अगला आता है रक्त नलिका। देखो एक तो ये था कि आवरण बनाता है, त्वचा क्या करती है? आवरण बनाती है। ठीक है, बाह्य आवरण बनाती है। हमारे शरीर का बाह्य आवरण किसका बना है? त्वचा का ही तो बना है। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, एक रक्त, एक नलिका। अब देखो एपिथेलियम ऊतक ऐसा भी होता है कि शरीर के अंदर बहुत सारे अंगक हैं, उन अंगकों की भी तो बाह्य दीवार होती है, उनको भी बनाना किसका काम होता है? एपिथेलियम ऊतक का ही काम होता है। तो नलिका काय की बनी होती है? यानी कि एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। अब रक्त उसमें बहता है नलिकाओं में। ठीक है, तो रक्त किसमें बहता है? नलिकाओं में बहता है। तो इसका काम क्या होता है? यानी कि इसका काम होता है परिवहन करना। और ये किस प्रकार के ऊतक का? रक्त किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? तो ये होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त जो होता है वो प्लाज्मा में घुला होता है ना। रक्त यानी कि रक्त कणिकाएं होती हैं जो किसमें घुली होती हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। इसका काम क्या होता है रक्त का शरीर में? तो रक्त का काम होता है यानी कि परिवहन का। किसका होता है? परिवहन। देखिए परिवहन, आपने देखा कि शरीर में कोई भी दिक्कत है, दर्द वगैरह है, तो आपको इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? नसों में दिया जाता है। पेट में दर्द है तो नसों में इंजेक्शन दिया गया और दर्द कहाँ का बंद हो गया? पेट का बंद हो गया। तो यानी कि वो जो दवाई है उसे लेकर के कौन गया वहां तक? रक्त गया। ठीक है, तो रक्त का काम क्या होता है? परिवहन करना। विशेष प्रकार के सभी प्रकार के पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाने का काम किसका होता है? रक्त का होता है। गैसों का आदान प्रदान भी किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना, ये भी किसका काम होता है? रक्त का होता है। तो यानी कि शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो किसका है? रक्त का है। और वहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। तीसरा आता है अस्थि। ठीक है, हमारे शरीर की जो मजबूत भाग है, जो हमारे शरीर का ढांचा बना रहा है, वो कौन है? हमारे शरीर की अस्थियां। ठीक है, तो अस्थियां जैसे देखिए अस्थि हैं, ये किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक। अब कंकाल संयोजी ऊतक का काम क्या है? एक कंकाल संयोजी ऊतक का काम है ढांचा बनाना। क्या बनाना? ढांचा। हमारे शरीर का ढांचा कौन बना रहा है? हमारा कंकाल ही तो बना रहा है, हमारी हड्डियां तो बना रही हैं। और यानी कि क्या बनाना? ढांचा बनाना। ठीक है, और तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे शरीर में
यानी कि हमने हाथ को देखा, तो कितने प्रकार के ऊतकों को आपने देख लिया। आपने एपिथेलियम ऊतक को देखा हाथ में, आपने पेशी ऊतक को देखा, आपने तरल संयोजी ऊतक को देखा, आपने कंकाल संयोजी ऊतक को देखा। तो आपने देखा कि किस तरह से एक हाथ में कितने तरह के ऊतक और भी हैं, आगे अध्ययन करेंगे हम। तो इस तरह से ये कुछ ऊतकों की हाथ में हम पहचान सकते हैं किस तरह। आगे देखते हैं हम लोग कि अब ऊतकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव तो जो होते हैं वो सिंगल कोशिका के बने होते हैं, उसके बाद अन्य जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव यानी कि उनमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंगक पाए जाते हैं। तो जीव बहुकोशिकीय हुए, और बहुकोशिकीय जीव तो जंतु भी होते हैं और पादप भी होते हैं। ठीक है, अब जंतु और पादप बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो जंतु और पादप में कुछ विशेषताएं भी होंगी। ठीक है, कुछ लक्षण अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले यानी कि जो जंतु और पादप हैं, जटिल जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, तो क्या विशेषताएं हैं। जैसे प्रचलन की बात करें हैं, पहले नंबर प्रचलन। देखो प्रचलन में आपने देखा कि जंतु कैसे होते हैं, जब प्रचलन करते हैं तो आपने देखा कि जो जंतु होते हैं वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। जंतु क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। अब अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं। लेकिन आपने देखा कि पादप ऐसा नहीं करते। पादप क्या होते हैं, पादप स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं। जंतु तो प्रचलन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, मगर पादप स्थिर होते हैं। अब जब पादप स्थिर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते नहीं हैं। ठीक है, तो अब नहीं आते जाते हैं तो कुछ विशेषता और होगी कि देखो जैसे इनके शरीर में जो ऊतक होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। किसमें, जंतुओं में। लेकिन पादपों में ज्यादातर ऊतक कैसे होते हैं, मृत होते हैं। सभी मृत नहीं होते। ठीक है, ज्यादातर ऊतक कैसे होते हैं, मृत होते हैं, मृत होते हैं। और शरीर को आधार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, शरीर को सहारा देते हैं। ऊतक, अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं, मृत होते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरी बात देखो, एक तो प्रचलन हो गया। प्रचलन, जंतु प्रचलन करते हैं, पादप स्थिर होते हैं। जंतु के जो ऊतक होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। और पादपों के ज्यादातर ऊतक कैसे होते हैं, मृत होते हैं। ये पादप शरीर को सहारा प्रदान करते हैं। तीसरा है ऊर्जा। देखो पादपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पादप ऐसा नहीं करते। पादप स्थिर है क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना है नहीं, तो उनमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जंतुओं में जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप यहीं पर आप देखें पादपों को, तो यहां पर ले सकते हैं कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पादपों को
कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट, तीसरा ये है कि जंतुओं की कोशिकाएं समान रूप से विभाजित होती हैं। देखिए, एक इंसान है, ऐसा तो नहीं कि जैसे उसके अंग बने हैं एक सामान्य तरीके से ही बढ़ते हैं, जैसे नाक है उसका साइज क्या होना है उतना ही होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है नाक बहुत लंबी हो जाए, आंख बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, हाथ बहुत लंबे हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं समान रूप से, ठीक है, कोशिकाएं का जो विभाजन होता है समान रूप से होता है। कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन समान रूप से होता है। ठीक है, अब इनमें तो समान रूप से होता है, लेकिन यहां क्या होता है, यहां होता है वृद्धि विशेष क्षेत्र, वृद्धि विशेष क्षेत्र में होती है। तथा जीवन भर विभाजित होती रहती हैं, तथा कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कोशिकाएं जीवन भर विभाजित नहीं होती हैं। जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं जीवन भर विभाजित नहीं होती हैं, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में आप देखेंगे कि विभाजन जीवन पर्यंत चलता रहता है। कुछ विशेष अंगों में जो विभाजन होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है, और विशेष क्षेत्रों में वृद्धि होती है, जैसे उनकी मोटाई का बढ़ना, तने की लंबाई का बढ़ना, ठीक है, पत्तियां गिर जाती हैं दोबारा, फिर पुनः से नई नई शाखाएं निकल आती हैं, ठीक है। तो ये विशेष क्षेत्रों में वृद्धि होती है और कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं, जबकि जंतुओं की कोशिकाएं जीवन भर विभाजित नहीं होती। एक और देखें, जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। जंतु क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, यानी कि क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। अब देखिए इधर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा जंतु और पादपों में कुछ अंतर भी है, ठीक है। तब हमें दो तरह के ऊतकों का अध्ययन करना है, एक तो जंतु ऊतक का और एक पादप ऊतक का, ठीक है, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऊतक, टिश्यू का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो जो ऊतक होते हैं वो दो जगह डिवाइड होते हैं। सबसे पहले देखो, एक तरफ में पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, और दूसरी तरफ है जंतु ऊतक, यानी कि एनिमल टिश्यू, ठीक है।
पादप ऊतक। अब ये देखिए जो पादप ऊतक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करते हैं। देखो एक तो होते हैं विभज्योतक, विभज्योतक, ठीक है। विभज्योतक यानी कि और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक या जटिल ऊतक, ठीक है, यानी कि स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्य, एक होते हैं विभज्योतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब जो विभज्योतक होते हैं ये फिर बटे होते हैं 3 जगह, ठीक है। तो ये 3 जगह होते हैं। तो एक तो होते हैं शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योतक, विभज्योतक। दूसरे होते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। और तीसरे होते हैं पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। आपने देखा जो विभज्योतक है यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो 3 जगह डिवाइड है, यानी कि शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशीय विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। इसके बाद जो स्थायी ऊतक होते हैं ये भी 2 जगह डिवाइड होते हैं। पार्श्व विभज्योतक 2 जगह डिवाइड होते हैं। नंबर 1 होता है यानी कि सरल स्थायी ऊतक और दूसरे होते हैं जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। एक तो होते हैं सरल स्थायी ऊतक और एक होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये फिर से 3 जगह डिवाइड होती है। सबसे पहले होते हैं पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। दूसरे होते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा और तीसरे होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, यानी कि जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं 3 जगह डिवाइड होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, ये भी 2 जगह डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें बांट लिया, यानी कि आज हमने
पादप ऊतकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, अभी इनके एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। आपने देखा कि ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के हैं, एक तो पादप ऊतक और दूसरे जंतु ऊतक। जो पादप ऊतक हैं वो दो जगह डिवाइड है, एक तो है विभज्योतक और दूसरे हैं स्थायी ऊतक। विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो विभज्योतक हैं वो तीन जगह डिवाइड है, एक तो शीर्ष विभज्योतक, दूसरा अंतर्वेशी विभज्योतक और तीसरा पार्श्व विभज्योतक। स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो जगह डिवाइड है, एक तो तीन जगह सॉरी स्थायी ऊतक है, पहले दो जगह हैं, एक तो सरल स्थायी ऊतक और दूसरे जटिल स्थायी ऊतक। जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं वो फिर तीन जगह डिवाइड होते हैं, एक तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद जो जटिल ऊतक होते हैं वो भी जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो जगह डिवाइड है, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर सही लगा तो दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।